एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ डेयर। रियल में काफी इंटरेस्टिंग है और मैक्सिमम हम लोग यूज भी करते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि इसके पास डुअल कैरेक्टर है। क्या है, ऑलरेडी प्रॉपर्टी में आपको पढ़ा चुके हैं क्या कि टोटल मॉडल्स में डेयर और नीड एक ऐसा कनिंग मॉडल वर्ब है जो क्या करता है, दोनों तरह का काम करता है। क्या दोनों तरह का? ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करता है और प्रिंसिपल वर्ब का भी काम करता है। इसलिए ये कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कब इसको मॉडल्स कहेंगे और कब इसको हम लोग प्रिंसिपल वर्ब मेन वर्ब कहेंगे। ऑलरेडी आपको याद दिला दे हम कि जब हम आपको क्वेश्चन टैग पढ़ा रहे थे तो उस समय में भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब खास करके डेयर और नीड आया था, है कि नहीं। तो मेन चीज क्या था, उसको रिकॉग्नाइज करना कि ये किस तरह का काम कर रहा है सेंटेंस में, प्रिंसिपल वर्ब के तरह काम कर रहा है या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तरह काम कर रहा है। तो अगर वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तरह काम करता है तो हम लोग ऑलरेडी उसी को हेल्पिंग वर्ब बना लेते थे क्वेश्चन टैग बनाने में। अगर ये मेन वर्ब के तरह काम करता था तो हम लोग क्या करते थे, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लेते थे, डू, डज या डिड टेंस के हिसाब से, है कि नहीं। तो उस समय थोड़ा सा डिफिकल्टी आया था, लेकिन हम आपसे प्रॉमिस किए थे क्या कि जब हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वहां बिल्कुल हम लोग श्योर हो जाएंगे कि कब इसे मॉडल कहना है और कब इसे प्रिंसिपल कहना है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या कि डेयर का यूज और डेयर को कब हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे और कब इसे हम लोग प्रिंसिपल वर्ब बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करें, आज पहले हेडिंग बना ले, यूज ऑफ डेयर। यूज ऑफ डेयर। डेयर का हिंदी क्या होता है, साहस। साहस समझते हैं, यूज ऑफ डेयर। डेयर का हिंदी क्या होता है, साहस। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग जाने क्या इसके बारे में, स्टार डाल के लिखिए। Dare is used as modal auxiliary verb और principal verb, so it is called semi-modal और marginal modal। पहले तो ये चीज समझ ले, हम लोग क्या लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। डेयर इज यूज्ड एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कि डेयर का जो यूज होता है एज मीन्स जैसा, किसके जैसा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या नहीं तो प्रिंसिपल वर्ब की तरह। यानी दो तरह का काम हो गया, या तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तरह काम करेगा या फिर ये प्रिंसिपल वर्ब के तरह काम करेगा। इसी दो गुण रहने के कारण ग्रामरियन इसे क्या दिया, एक उपनाम दिया है। ग्रामर की दुनिया में क्या दिया है, उपनाम। सो इट इज कॉल्ड सेमी मॉडल, या तो इसे सेमी मॉडल कहिए या फिर मार्जिनल मॉडल कहिए। अब यदि कोई आपसे पूछता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं तो कहते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ रहे हैं, तो अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में सेमी मॉडल या मार्जिनल मॉडल किसे कहते हैं और क्यों, ये क्वेश्चन बनता है, तो आप उसे कहिएगा कि नीड और डेयर, ये दोनों को हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ इसे सेमी मॉडल और मार्जिनल मॉडल भी कहते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन था क्यों,
क्योंकि ये दो तरह का काम करता बाबू, अच्छे से समझना आपको, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तरह भी काम करता है और प्रिंसिपल वर्ब के तरह भी काम करता है। इसी दो गुण रहने के कारण इसे क्या कहते हैं, सेमी मॉडल वर्ब या फिर मार्जिनल मॉडल वर्ब। बात समझ में आ गई, आंसर भी समझ में आ गया आपको, है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, रूल नंबर 1 दीजिए। Generally, there is used as modal auxiliary verb in negative और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसी जगह नोट करके एक चीज और सीख लेना हम लोगों को, क्या, इफ देयर इज यूज्ड एज modal auxiliary verb in negative और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, then to is not used after there। अच्छे से समझना है, पहले तो आप इसे लिख ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए, लिख लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बात को बारीकी से समझना है, ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है, जनरली, प्राय या सामान्यतः, देयर इज यूज्ड एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कि अगर देयर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तरह काम करता है तो वो प्राय किस सेंटेंस में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। बात को अच्छे से समझिएगा, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज कर जाएंगे, तो फिर पढ़ के फायदा क्या हुआ जब आप दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि कब इसे मॉडल कहेंगे, कब इसे हम प्रिंसिपल कहेंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं बनता है। तो सिंपल सी बात है, पहला क्या चीज लिखे हैं कि अगर डेयर, अगर वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तरह काम करता है तो जनरली किस सेंटेंस में बाबू, नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो अब एक चीज श्योर हो जाइए कि अफर्मेटिव में तो ये कभी मॉडल का काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखे हैं कि जनरली अगर डेयर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तरह काम करे तो किस सेंटेंस में करेगा, नेगेटिव या नहीं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब आप श्योर हो जाइए कि अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर कहीं डेयर दिखे आपको तो निश्चित रूप में वो क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। बात समझ में आ गई। एक और ट्रिक है, ध्यान दीजिए, नोट करके लिखा दिए रूल 1 में। इफ डेयर इज यूज्ड एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यदि डेयर का उपयोग किस तरह हो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, कहा, नेगेटिव या नहीं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, देन टू इज नॉट यूज्ड आफ्टर डेयर। सबसे सिंपल तरीका है, नोटिस करके रखिएगा कि अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डेयर आएगा तो याद रखिएगा टू का यूज नहीं होगा डेयर के बाद। तो श्योर हो जाइएगा कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका डेयर क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। कभी भी उसे मेन वर्ब नहीं कहना है।
हम आपको बार बार रिपीट करके इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ये मेन वर्ब का भी काम करता है। इसलिए आपको समझना है कि अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर ये मॉडल के तरह काम करेगा तो इसके बाद टू का यूज नहीं होगा, याद रख लेना। बात समझ में आ रही है? तो अब आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, है ना। She dare not say like this. Dare she say like this? You dare not talk me. Dare you talk me? अब ध्यान दीजिएगा कि यहां हम 4 सेंटेंसेस लिखे। कितने लिखे? 4 एग्जांपल्स लिए हैं। अब आपको देखना है क्या कि सेंटेंस मेरा कैसा है। सेंटेंस कैसा है? सी डेयर नॉट से लाइक दिस, उसकी साहस नहीं है इस तरह कहने की। तो वाक्य क्या हो गया? नेगेटिव। सेंटेंस आपका क्या हो गया? नेगेटिव। आइए दूसरा, डेयर सी से लाइक दिस, क्या उसकी साहस इस तरह कहने की? डेयर सी से लाइक दिस, तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या? हेल्पिंग वर्ब। तो क्या बन गया? साइन ऑफ इंट्रो लगा हुआ, तो मतलब ये सेंटेंस आपका क्या हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। यू डेयर नॉट टॉक मी, आपकी साहस नहीं है मुझसे बात करने की, ये ऑलरेडी आपका क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आइए, डेयर यू टॉक मी, क्या आपकी साहस मुझसे बात करने की? ये भी आपका क्या बन गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आपको देखना है क्या, अभी जस्ट आपको क्या पढ़ा है कि जनरली नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डेयर क्या काम करता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तरह काम करता है। और ध्यान में रहे कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में अगर ये मॉडल के तरह काम करता हो तो अपने बाद ये टू नहीं लेता है। तो देखिए, तो सभी वाक्य में क्या डेयर के बाद कोई टू है? नहीं है। इसमें भी देखिए डेयर के बाद टू है, यहां भी देखिए डेयर के बाद टू नहीं है, यहां भी डेयर के बाद तो नहीं है। तो अब आप हमें बतलाइए, यदि कोई आपसे पूछे कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, इट इज प्ले द रोल एज अ मॉडल और एज अ प्रिंसिपल, ऑन दैट कंडीशन व्हाट विल यू से? आप क्या कहोगे? इट इज व्हाट? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या है ये? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्योंकि वाक्य क्या है? नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस में अगर मॉडल के रूप में डेयर आएगा तो टू का यूज नहीं होता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो चलिए, अंडरलाइन किए तो लिख देते हैं, मॉडल को इंडिकेट करेंगे एमओवी। एमओवी इंडिकेट कर दीजिए, यहां भी और यहां भी। बात समझ में आ गया कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कब इसे कहना है मॉडल वर्ब? कब? जब इसके बाद टू नहीं लगा हो। बात समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 में। इफ देयर is used as main verb in negative or interrogative sentence, then to is used after it and
क्या लिखे हैं एक बार पढ़ लेते हैं। इफ डेयर इज यूज्ड एज मेन वर्ब इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देन टू इज यूज्ड आफ्टर इट एंड एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब एज डू, डज, डिड, will be used in it। अच्छे से समझना है इस चीज को, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। अभी आप क्या सीखे, एक लाइन याद रखिएगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ये मॉडल्स कहलाएगा, ठीक है, कब, जब इसके बाद टू ना हो, ठीक है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ये प्रिंसिपल भी कहलाएगा, कब, जब इसके बाद टू हो या नहीं तो कोई एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लेके आया। सिंपल सी बात है, दो चीज तो याद रखना आपको। समस्या यही है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ये दोनों तरह का काम करता है, मॉडल्स वर्ब की तरह भी काम करता है और प्रिंसिपल वर्ब की तरह भी काम करता है। बस आपको याद रखना है कि कब इसे मॉडल कहना है और कब इसे प्रिंसिपल कहना है। बात समझ में आ रही है? तो एक लाइन याद रखिए कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में अगर ये बिना टू या बिना कोई हेल्पिंग वर्ब लेके आता हो तो ये मॉडल वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मॉडल कहलाएगा। अगर ये टू और कोई एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लेके आ जाए, कहाँ, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो निश्चित रूप में ये क्या कहलाएगा बाबू? मेन वर्ब कहलाएगा। सिंपल सी बात है, बात समझ में आ गई नहीं? एक लाइन याद रख लेना है बस। अब देखिए क्या लिखे, जो बोले उसी को लिखे। इफ डेयर इज यूज्ड एज मेन वर्ब, यदि डेयर का उपयोग होता है मेन वर्ब की तरह, कहाँ, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, देन तब टू इज यूज्ड, टू का उपयोग होता है आफ्टर इट। इट किसके लिए आया है? प्रोनाउन डेयर के लिए। तो डेयर के बाद टू का उपयोग करेंगे, है ना। एंड और एक्स्ट्रा हेल्पिंग, यहां वर्ब दे दीजिए, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब एस, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब जैसे डू, डज, डिड, जो आएगा टेंस के हिसाब से आएगा। और एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड विल बी यूज्ड इन इट, और एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब का भी उपयोग होगा, कहाँ, इसमें। बात समझ में आ गया? तो सारी कहानी का बात एक ही जगह पे आके आ जाता है। क्या? अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब हो और ना ही टू लगा हो तो ये क्या कहलाएगा? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब और टू लगा हो तो क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। सिंपल सी बात है, बात समझ में आ गया? तो आइए अब इसका एग्जांपल लेते हैं, है ना। लिख लिया आप लोग? पहले लिख लीजिए। चलिए अब इसका एग्जांपल लेते हैं। ऐसा करते इसका एग्जाम्पल इसी जगह लेते हैं। She does not dare to say like this। फिर एक सेंटेंस लिखते हैं, Does she dare to say like this? क्वेश्चन मार्क लगाना है। I do not dare to talk that girl। और सेंटेंस लेते हैं हम लोग, Do you dare to say something about her। अब यहां भी देखिए हम कितने एग्जाम्पल्स लिए हैं, 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं, और इनका स्टडी आप डीपली कीजिए। क्या लिखे हैं? She does not dare to say like this। उसकी साहस नहीं है इस तरह कहने की। ये भी वाक्य आपका क्या है? नेगेटिव है। Does she dare to say like this? क्या उसकी साहस है इस तरह कहने की? इंट्रोगेटिव हो गया।
आई डू नॉट डेयर टू टॉक दैट गर्ल, मेरी साहस नहीं है उस लड़की से बात करने की। ये भी वाक्य क्या हो गया? नेगेटिव। डू यू डेयर टू से समथिंग अबाउट हर, क्या आपकी साहस है कुछ उसके बारे में कहने की? तो ये आपका सेंटेंस क्या हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। अब आपको जज करना है किसके बारे में? डेयर के बारे में। हम अंडरलाइन करते हैं और आप हमें बतलाइएगा डेयर यहाँ किस तरह का रोल प्ले कर रहा है, मॉडल की तरह कर रहा है या प्रिंसिपल की तरह कर रहा है। सबसे पहली बात तो सारी सेंटेंस या तो नेगेटिव है या तो फिर इंट्रोगेटिव है, यही दो सेंटेंस है। अब देखना है क्या, हम आपको क्या बोले कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में प्राय ये मॉडल्स की तरह काम करता है, लेकिन ये कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। तो मेन वर्ब की तरह काम कब करेगा? जब कोई एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लेके आ जाए और अपने बाद टू को लेके आ जाए, तो उस जगह डेयर को आप क्या कहिएगा? मेन वर्ब। तो देखिए तो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब है डज, और देखिए तो ये अपने बाद क्या लेके आया है? टू लेके आया है कि नहीं? तो अब इस जगह आप इसे क्या कहोगे? डेयर को क्या कहोगे आप? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहोगे या फिर मेन वर्ब कहोगे? तो सिंपल सी बात है, तो ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब होने के लिए क्या कैरेक्टर चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया है कि हेल्पिंग वर्ब हो और इसके बाद टू का यूज हो, जो दोनों दिख रहा है, तो क्या कहिएगा? मेन वर्ब। ध्यान दीजिएगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को एमओ से इंडिकेट किए थे और मेन वर्ब को एमवी से इंडिकेट किए। बात समझ में आई ना? अब इस जगह भी आपका क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, यहां भी आपका मेन वर्ब हो गया, यहां भी मेन वर्ब हो गया, क्योंकि यहां भी देखिए क्या किया है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लेके आया है और टू भी लेके आया है। ये वाक्य आपका नेगेटिव है, यहां भी देखिए एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब क्या? डू लेके आया है और अपने बाद टू लेके आया है। ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, यहां भी एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब डू लेके आया है और अपने बाद टू लेके आया। तो आज की इस क्लास में हम लोग श्योर हो गए कि डेयर में अब कोई कंफ्यूजन नहीं है सर कि कब इसे मेन वर्ब कहेंगे और कब इसे मॉडल वर्ब कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो चलिए और आगे बढ़ते हैं कि डेयर का यूज हम लोग किस किस सेंस में करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले हम आपको रोकेंगे कि मेरे मन में एक सवाल चल रहा है कि सर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में तो पढ़ा दिए और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में तो हम समझ गए हैं, है ना, कि कब इसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहना है और कब इसे प्रिंसिपल कहना। अब सवाल इस बात का आ रहा है क्या कि आखिर अफर्मेटिव में सर इसे क्या कहेंगे? क्वेश्चन तो जबरदस्त है कि नहीं? तुम्हारे भी मन में चलता होगा, मेरे मन में तो चल ही रहा है कि आखिर अफर्मेटिव में इसे क्या कहेंगे। तो आइए अफर्मेटिव में इसे क्या कहेंगे वो देखते हैं रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 लिखिए। There is always used as main verb in affirmative sentence। अफर्मेटिव सेंटेंस तो आप लोग जानते होंगे, सकारात्मक वाक्य जिसमें नकारात्मक कोई भी सेंस ना हो। There is always used as main verb in affirmative sentence। बट एक चीज यहां रोकेंगे, चलिए इसका पहले एग्जांपल ले लेते हैं। सी डेयर्स, और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आई डेयर टू से यू। अब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, आप उल्टा ना सोचें। हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का चर्चा करके आए थे, अफर्मेटिव में चर्चा नहीं किए थे। तो एक चीज हमेशा जान लीजिएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ये हमेशा क्या कहलाता है? मेन वर्ब के तरह काम करता है। सबसे पहली बात तो देखिए, सी डेयर्स टू टॉक यू, उसकी साहस है आपसे बात करने की। ये वाक्य आपका क्या हो गया? अफर्मेटिव हो गया। क्या हो गया बाबू? अफर्मेटिव। आई डेयर टू से यू,
ये भी वाक्य आपका क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया। दोनों वाक्य क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया। अब कहिएगा कि सर इसमें टू का यूज किए हैं आप, तो बाबू ये तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं है, ये तो ऑलरेडी क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव में सदैव ये क्या कहलाता है, मेन वर्ब कहलाता है। हमेशा क्या कहलाएगा, मेन वर्ब। ऐसे भी कॉमन सेंस है हम लोगों के पास। आप देखिए कि डेयर्स लिखे हैं, क्या लिखे हैं, डेयर्स लिखे हैं। तो आप हमें बतलाइए, क्या कोई भी हेल्पिंग वर्ब में एस या ई एस लगता है कभी, कभी सुना है इज में एस लगना, आर में एस या ई एस लगना? तो इतना भी तो जरूर सीखे हैं ना अब तक कि इसका मतलब है कि ये मेन वर्ब है, तब तो इसे V5 के रूप में लिखा गया है। क्योंकि V5 किनका होता है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा मेन वर्ब को, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो हमेशा ये भी तो नोटिस कीजिएगा। चलिए इतना बात याद नहीं रहेगा तो इतना याद रखना आपको कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ये हमेशा क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा। बात समझ गई? लेकिन यहाँ एक रोमांचक, क्या है रोमांचक, यहाँ आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में ये मॉडल की तरह भी काम करता है, लेकिन सर्टेन प्लेस पे, कुछ खास जगह पे, ये नहीं कि हमेशा। वो क्या है, नोट करके पढ़ लेते हैं हम लोग, इसी जगह याद रहेगा। इफ देयर इज यूज्ड विथ someone, somebody, no one, nobody, etc. If there is used with someone, somebody, no one, nobody, etc. in affirmative sentence, then it is called always मॉडल वर्ब। कितना रोमांचक है, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखे हैं, इफ डेयर इज यूज्ड विथ समवन, समबडी, नो वन, समथिंग मत लगा देना, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, अगर इनके साथ डेयर का यूज हो किस वाक्य में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, देन तब इट इज कॉल्ड, यह कहलाएगा, क्या कहलाता है, क्या, हमेशा मॉडल वर्ब। बात समझ में आया, नहीं आया, सब गायब हो गया। आइए हम आपको फिर से बतलाते हैं। पहला पॉइंट याद रखना है क्या, कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सदैव मॉडल वर्ब के तरह काम नहीं करके क्या करेगा, मेन वर्ब के तरह काम करता है, क्या, डेयर। ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर डेयर समबडी, नोबडी के साथ आ जाए तो याद रखिएगा यहां कि ये मॉडल कहलाएगा, ना कि मेन वर्ब कहलाएगा। ये मेन वर्ब नहीं कहलाएगा। किसके साथ, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, इसके साथ यदि आ जाए। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब एक चीज और है कि इसके साथ में अगर ये मॉडल की तरह काम करेगा भी, ठीक है, एक चीज और नोटिस कीजिएगा कि ऊपर अभी रूल में पढ़ के आए थे कि अगर ये मॉडल वर्ब के तरह काम करता है तो टू का यूज नहीं होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये मॉडल रहने के बावजूद भी टू का उपयोग हो भी सकता है, टू का उपयोग नहीं भी हो सकता है। तो नोट का पहला स्टार और नोट का दूसरा स्टार लिख देते हैं। ऐसा करते इसी में नोट करके लिख देते हैं, इट इज कॉल्ड ऑलवेज मॉडल वर्ब, या दूसरा स्टार करके लिखिएगा तो दूसरा स्टार करके लिख लीजिए। पहले यहां तक लिख लिए, लिख लीजिए, यहां तक स्टार डाल के लिखे, टू मे बी यूज्ड इन इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि अगर डेयर का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में एवरीबडी, समबडी, नो वन के साथ हो तो टू का यूज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे कंडीशन में दोनों आपका राइट होगा। कभी भूल के गलती में एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग।
nobody dare to say like this। दूसरा फिर एग्जांपल लिखते हैं, nobody dare say like this। अब ध्यान देने वाली बात है क्या कि सेंटेंस को पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि सेंटेंस आपका कैसा है। Nobody dare to say like this, किसी की साहस नहीं है इस तरह कहने की, वाक्य क्या है, नेगेटिव है। Nobody dare say like this, ये भी वाक्य आपका नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ कि nobody dare to say like this, कि जब nobody somebody के साथ dare का यूज हो तो सदैव ये क्या कहलाता है, मॉडल वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, मॉडल वर्ब कहलाता है। टू का यूज कर भी सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, nobody dare to say like this, किसी की साहस नहीं है इस तरह कहने की। तो सबसे पहली बात, डेयर किसके साथ आया, नोबडी के साथ, और टू भी लेके आया, और इस वाक्य में टू नहीं लेके आया। दोनों कंडीशन में ये सेंटेंस राइट होगा, क्योंकि क्या लिखे है, टू में बी यूज्ड इन इट, टू का उपयोग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब आपके मन में एक चीज चलता होगा, सर आपने तो लिखा है क्या कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो बाबू याद रखना नोबडी आया इसलिए तो नेगेटिव हो गया। अगर समवन डाल दे तब तो ये पॉजिटिव अफर्मेटिव होगा। लो एक एग्जांपल और लेते हैं, समवन डेयर टू टॉक गीता। अब आइए, कुछ लोगों की समवन डेयर टू टॉक गीता, कुछ की क्या है, समवन क्या हो गया, कुछ लोगों की साहस है गीता से बात करने की, तो सेंटेंस अफर्मेटिव हो गया। बात समझ में आ गई। तो अब आपको केवल एक चीज याद रख लेना, हाँ लास्ट में फिर रिपीट कर देते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ये सदैव मेन वर्ब कहलाएगा। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा ये somebody, nobody, someone के साथ आ जाए तो टू का उपयोग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इस कंडीशन में ये मेन वर्ब नहीं कहला के क्या कहलाएगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। बात समझ गए। आज हम बहुत बार रिपीट किए ताकि आप अच्छे से समझ जाए कि कब इसको हम लोग मेन वर्ब कह सकते हैं और कब इसे हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं। बात समझ गई। तो अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 4 में। रूल नंबर 4 करना आपको, इफ डेयर इज यूज्ड विथ हाउ मीन्स कैसे, देन it shows the sense of एंगर या शॉक, गुस्सा या अचंभित, या आप इसे सरप्राइज भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब डेयर का यूज हाउ के साथ हो या हाउ का यूज डेयर के साथ हो, बात तो बराबर हम तेरे साथ या तू मेरे साथ, बात तो एक ही है कि दोनों आदमी साथ है। यदि डेयर का यूज क्या हो, हाउ के साथ हो, इट शोज द सेंस ऑफ एंगर, शॉक या सरप्राइज। तो ये क्या करता है, गुस्सा को दिखाता है, आश्चर्य को दिखाता है, अचंभित को दिखाता है। अब आइए एग्जांपल, हंसना मत तुम लोग, और देखो कितना सटीक एग्जांपल लेते हैं। हाउ डेयर माई वाइफ leave me without my permission। सुनने में तो मजा आया होगा
हिंदी क्या होता है, हाउ डेयर माई वाइफ, मेरी वाइफ की क्या साहस जो मुझे छोड़ दे बिना मेरी परमिशन की। यानी मेरी वाइफ की क्या साहस जो मुझे छोड़ दी बिना परमिशन की। तो जाने दो मीनिंग को, हम लोग आते हैं पॉइंट की बात करते हैं। जब हाउ डेयर क्या हो, डेयर के साथ में हाउ का यूज हो जाए तो ये सेंस कैसा देता, देखो ध्यान देना, हाउ डेयर यू टॉक टू लाइक दिस, तुम्हारी ये साहस कि तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। तो क्या हो रहा है, एंगर को दिखा रहा है कि नहीं, सरप्राइज को दिखा रहा है कि नहीं। ऑलरेडी ये सेंटेंस क्या दिखा रहा है आपको, एंगर को दिखा रहा है। बात समझ में आया। और एग्जांपल लो, हाउ डेयर she abuse me, how dare she abuse me, उसकी क्या साहस, उसकी क्या साहस जो मुझे गाली दे। तो ऑलरेडी क्या हो रहे हैं, सरप्राइज कर रहे हैं या एंगर हो रहे हैं या शॉक हो रहे हैं। तो हम लोग क्या सीखे कि डेयर का यूज हाउ के साथ हम लोग कर सकते हैं, और जब होगा तो मीनिंग कैसा देगा ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हैं। बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 मेंशन करना है आपको, डेयर से। डेयर से मीन्स होता है बाबू परहैप्स। मीन्स क्या होता है, परहैप्स। परहैप्स तो जानते होंगे, नहीं जानते, शायद, शायद। डेयर से मीन्स परहैप्स यानी शायद। इज यूज्ड ओनली वन प्रोनाउन, इज यूज्ड ओनली वन प्रोनाउन आई, प्रोनाउन आई। बहुत ही अच्छा रूल है, ध्यान देना। क्या लिखे हैं कि डेयर से, डेयर प्लस से का अर्थ हो जाता है क्या, परहैप्स। हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं, हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं परहैप्स या डेयर से। डेयर से उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन परहैप्स पॉपुलर है, जिसका हिंदी क्या होता है, शायद। इज यूज्ड ओनली वन प्रोनाउन आई। जब भी डेयर से का यूज होगा परहैप्स के सेंस में, ऑलरेडी परहैप्स का ही मीनिंग देता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी प्रोनाउन के साथ नहीं कर सकते। आप केवल कौन प्रोनाउन लिख चुके हैं, ओनली वन, केवल एक, ये लगा दीजिएगा, ओनली वन प्रोनाउन आई के साथ। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आई डेयर से शी विल कम। हिंदी क्या होगा बाबू, शायद वो आएगी, शायद वो आएगी। आप क्या देख रहे हैं, डेयर से का मीनिंग क्या दे रहा है, शायद, और किस प्रोनाउन के साथ। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई डेयर से यू विल कॉल मी बैक सुन। अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हैं, शायद आप मुझे जल्दी वापस बुलाएंगे, जल्दी वापस बुलाएंगे। ऑलरेडी सुन तो पढ़ चुके हैं, सुन हो, क्विकली हो, क्विक हो, सभी क्या है, एडवर्ब है। ऑलरेडी इनकी यूज में हम लोग डिफरेंस पढ़ चुके हैं। तो मेरा कहने का मोटो केवल ये था कि डेयर से, डेयर के साथ में जब से जुड़ जाता है तो ये का मीनिंग क्या होता है, परहैप्स का मीनिंग देता है, और ये केवल प्रोनाउन आई के साथ ही यूज हो सकता है। तो आज की क्लास में हम फिनिश किए आपको डेयर, और लेफ्ट जो आपका 2 मॉडल्स बचा हुआ है वो है कौन, आपका नीड और आउट टू। तो आई होप कि एक दिन की क्लास और बच गई है। आपको ये हम नोटिस दे रहे हैं, या नोटिफिकेशन समझे इसे, कि आप अपने एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ। क्योंकि जिस दिन लास्ट क्लास होगी आपको ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा, जस्ट उसके एक रोज के बाद आपकी टेस्ट हो जाएगी। और इस टेस्ट में मैं ये उम्मीद करता हूं, मेरा ये एक्सपेक्टेशन है ओवरऑल टू गेट द गुड मार्क्स, कि आप लोग अच्छे मार्क्स लाए तो आगे हमें क्या होगी, एक एनर्जी आएगा मेरे अंदर। आप अगर हमें अच्छे रिजल्ट देंगे
तो रियलिटी मेरे अंदर क्या होगा ना, एक क्यूरियस आ जाएगा, एक पॉजिटिव स्टेमिना आ जाता है कि चलो मेरे बच्चे समझते हैं और पढ़ते हैं। इससे क्या होगा कि पूरी एनर्जी के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। और जितने भी टॉपिक ऑलरेडी आपको पता ही है कि 12th के जितने भी टॉपिक आप बचा सभी इंपॉर्टेंट है आपका, और आप इसे कंटिन्यू रखो। हम बार बार इस वीडियो के माध्यम से आपको कहते हैं कि आपके पास कोई माध्यम नहीं दिख रहा है मुझे जिनकी कोई पॉसिबिलिटी बन सके, इसलिए आप पढ़िए। बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।